नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 9th के मैथ्स का 9वां अध्याय जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का हल देखेंगे। और आप लोगों ने चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के हर विषय की पढ़ाई होने वाली है इस चैनल से। और आप लोगों का लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं सभी इस पार्ट से सभी सवालों को, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। समांतर चतुर्भुज के गुण और इससे संबंधित जितने भी प्रमेय हैं उसको इस अध्याय में पढ़ना है। जिन प्रमेयों को याद रखना है उसमें से कुछ प्रमेय मैं आपको बता देता हूँ कि समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित दो समांतर चतुर्भुज या फिर जितने भी समांतर चतुर्भुज हो उन सब का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण है, पहला सवाल है ना। पहले सवाल का जो फोटो है उसी को ध्यान से देखिएगा तो क्या दिखेगा, ये देखिए, ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं ऐसे और ऐसे, है ना। ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और साथ में ये वाला क्या है, आधार भी है ना। तो इस आधार और इस समांतर रेखा के बीच में अगर दो समांतर चतुर्भुज है या फिर जितना भी समांतर चतुर्भुज है सब का क्षेत्रफल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो देखिए इसमें पता करिए कि कितने समांतर चतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, और दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या है बाबू, दूसरा समांतर चतुर्भुज यहाँ पर है, जो कि किस रूप में है, आयत के रूप में है। ठीक है, और आयत भी क्या होता है, एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए वो भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब पहला थ्योरम जो है इस चैप्टर को वो क्या कहता है कि समान आधार, मतलब ये वाला आधार है, देख लो, तो एक ही आधार पर स्थित और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका मतलब कि इस आयत का क्षेत्रफल और इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो अगर किसी एक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, दूसरे का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ये पहला थ्योरम है। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रमेय पढ़ना है, जो कि मैंने एक अलग पार्ट में, अलग वीडियो में पढ़ाया है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन जो जरूरी है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये वाला तो एक आपको याद रखना ही है। एक और आपको क्या याद रखना है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही मतलब कि समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित अगर दो त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है बाबू, दो त्रिभुज है, इस तरह से देखो, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर स्थित है, दोनों का आधार क्या है, यहाँ पे है, तो ये वाला त्रिभुज हो गया, है ना, और दूसरा त्रिभुज यहाँ हो गया, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना, तो दो बातें आपने सीख ली, एक ही आधार पर स्थित और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित अगर दो समांतर चतुर्भुज है तो उनका भी क्षेत्रफल बराबर होगा, और अगर दो त्रिभुज है तो उनका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखा है, ठीक है ना, और इन रेखाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज बना है, और इसी आधार पर और इसी समांतर रेखा के बीच में एक दूसरा त्रिभुज बना है। समझ रहे हो बात को, माने कि इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में इसी आधार पर कोई त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर रेखा के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी याद कर लो, क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें याद रखनी है, एक और बात याद रखना है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे देख लो, है ना, तो इसका एक विकर्ण मतलब ये वाला विकर्ण, एक विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर सर्वांगसम, है ना, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। और जब क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम है ना, तो वही है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो बराबर क्षेत्रफल इसलिए है क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, एक विकर्ण। और दो विकर्ण जो है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण उसको
4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो इस चैप्टर के लगभग सारे सवाल आपसे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, चित्र में चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। ABCD कहाँ पे भाई, देख लो तो A B C और D। ठीक है, तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बाबू, समांतर चतुर्भुज है ना। और दूसरा कह रहा है कि ABEF। तो देखो ABEF कहाँ है, A B E और F है ना। ये ABEF क्या है, आयत है। क्या बाबू, आयत है ना, ये यहाँ पे आयत है। चलो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आप हमें क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। किसका, ABCD का, माने कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के बताइए ना। तो अभी मैंने आपको बताया प्रमेय कि एक ही आधार पर स्थित और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही बात, ये प्रमेय है, थ्योरम है ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने आप ही निकल जाएगा। तो बताइए, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसका लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल तो बाबू जोर से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई है ना। लंबाई और चौड़ाई कितना कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 8 से कितना होता है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर में कहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा है ना। तो पहला का सही आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब कैसे बना ये भी आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे बस एक थ्योरम हमें पता होना चाहिए कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित अगर जितने भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, 2 बन रहा है तो 2, 3 बन रहा है तो सबका जो है क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 समांतर चतुर्भुज बन रहा है, एगो ये वाला, एगो ये वाला है ना, ये वाला। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, आयत के रूप में है। ये आयत, आयत भी क्या होता है, एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लिया तो दूसरे का निकल गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास लंबाई भी था, चौड़ाई भी था, हमने निकाल लिया। अगला सवाल देखिए, विषम कोण सम चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलो एक सम चतुर्भुज बनाना है हमें, तो फोटो बनाते हैं और फिर समझते हैं है ना। सम चतुर्भुज कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। चारों भुजाएं बराबर समझना है ना, थोड़ा बनाने में टेढ़ा हो जाता है। चलो अब क्या करा, इनके आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मतलब इसको 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 और इसको है ना मिला देना है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो है ना। और अब क्या कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है तो देखिए ध्यान से, विकर्ण देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू, 16 सेंटीमीटर है ना। 16 सेंटीमीटर विकर्ण ही होता है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है ना, पहला। और दूसरा विकर्ण कहाँ पे है, यहाँ पर है ना। तो इसकी लंबाई कितनी बाबू, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान समझना, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है ना, हमारे काम के 2 त्रिभुज बने। एक ये वाला त्रिभुज बना है ना, ये वाला त्रिभुज बना ना बाबू, क्या बना, ये वाला त्रिभुज बना। अब ध्यान से समझना यहाँ पर है ना, इस त्रिभुज में, अब त्रिभुज वाले चैप्टर में एक और थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो वो रेखा तीसरी रेखा की आधी होती है। मतलब कि ये वाला देखिए, ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला रेखा क्या है, इसका मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु है ना, यानी इस दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज में, तो ये नीचे वाला जो भुजा है इसका क्या होगा, आधा होगा। इसका क्या होगा बाबू, आधा होगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका आधा होगा। और ये वाला कितना है, ये विकर्ण दिया हुआ ना, कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो ये वाला कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 हो गया। चलो इतनी बात हमें पता चल गई। अब चलो
आगे देखो, फिर इधर आ जाओ इस वाले त्रिभुज में, यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना? देखो यहाँ पे एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। अब देखो इस त्रिभुज में भी देखो ये दो भुजाएं हैं, ये वाला और ये वाला, और इस दोनों का मध्य बिंदु यहाँ है और यहाँ है। तो इस मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है, तो ये रेखा क्या होगी, इस तीसरे रेखा की आधी होगी, माने तीसरे भुजा की आधी होगी। तो ये बताओ तो इस तीसरे भुजा की लंबाई कितनी है, देखो तो यहाँ पे लिखे है ना 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाला क्या होगा, इसका आधा होगा, माने कि 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की आधी होती है। तो देखो ये वाला त्रिभुज है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये तीसरे का आधा होगा, तीसरा 16 है तो ये 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, लंबाई कितना मिला 8 और चौड़ाई कितना मिला 6, तब इसका क्षेत्रफल यही निकल जाएगा। उसी तरह से देखोगे तो इसका भी लंबाई निकालोगे, इसका भी लंबाई निकालोगे, इसका लंबाई इसके बराबर होगा, यानी आमने सामने की भुजा के बराबर होगा, ये 6 ये 8 और ये 8, ठीक है। तब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया कि नहीं। कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई आया कितना 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई आया 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ध्यान से समझ लो, है ना। कितना है बाबू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो कहाँ है ऑप्शन में, सी में है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सही आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधार x तथा ऊंचाई y बराबर 8 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x का मान इनमें से कौन होगा। तो ध्यान समझना, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, है ना। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, है ना, और याद होगा भी आप लोगों को। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, और ये कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया 88, तो इसको 88 के बराबर कर देंगे, है ना। और आधार दे रहा है x और ऊंचाई दे रहा है 8, तो x गुने 8 लिख दीजिए। और यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगा, इधर 8 से गुना हुआ उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, आ गया 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। तो आधार ने पूछ रहा है जी, x का मान पूछ रहा है, x क्या है आधार है, तो x का मान आ गया 11 सेंटीमीटर। देखिए तो आंसर में है 11 सेंटीमीटर, स्पष्ट है। ऑप्शन बी में है 11 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा CD पर P एक बिंदु है। यदि क्षेत्रफल त्रिभुज DPA 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्रफल त्रिभुज APC 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब क्षेत्रफल त्रिभुज ABP ये क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग को क्या करना होगा कि पहले एक फ़ोटो बनाना होगा, बढ़िया सा एक फ़ोटो बनाना होगा समांतर चतुर्भुज का, तभी जा करके प्रश्न समझ में आएगा ना। तो प्रश्न पढ़ के घबराना नहीं, पहले क्या करना, आराम से फ़ोटो बनाना। ABCD का फ़ोटो बना लो। ABCD समांतर चतुर्भुज है, हमने यहाँ पे क्या किया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है बाबू। चल तो सबसे पहले ये हमने ABCD समांतर चतुर्भुज बनाया, है ना। ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। चलो मतलब कि ये हमने अगर x मान लिया तो ये भी x होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। इसकी ज़रूरत है हमने, तो हमने मान लिया। अब कह रहा है कि CD पर P एक बिंदु है, तो ये वाला CD देख रहे हो ना, है ना। तो इस पर P कोई बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे। चलो ये P हमने कोई बिंदु मान लिया CD पर, ये P हो गया, है ना। P एक बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज DPA, तो त्रिभुज DPA कहाँ बन रहा है देख के बताओ तो। DPA यहाँ पर बन रहा है ना, त्रिभुज DPA, ठीक है। अब ध्यान समझना, त्रिभुज DPA का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है बाबू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा दिया है त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। तो APC देखो कहाँ पे है, देखो APC, तो APC यहाँ है, देख रहे हो ना। थोड़ा सा अलग कर देना है ताकि पता चले, APC यहाँ पे है, ठीक है। और APC का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब पूछ किसका रहा है, तो देखो पूछ रहा है किसका, ABP का। ABP कहाँ बाबू, यहाँ पे AB और P, है ना। किसका पूछ रहा है देख लो, ध्यान से देख लो, है ना, किसका पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस सवाल को बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, किस वाले त्रिभुज का, ADC का, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है ना। इस पूरे का क्षेत्रफल मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, मतलब कि आप यहाँ पे देख लीजिए, इस पूरे का क्षेत्रफल यहाँ से ये वाला विकर्ण के इधर जितना भी त्रिभुज बना है, ऐसे देख लीजिए, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखना त्रिभुज ADC माने एरिया त्रिभुज ADC बराबर क्या होता है बताइए। एरिया त्रिभुज ADC पहले तो दिया हुआ कितना 15 और 20, तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 और जोड़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया ना इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है। अब देखिए ADC के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, और ये कितने के बराबर आया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, अब मान लो कि इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक है ना, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, और इसको हमने मान लिया h, क्या मान लिया h। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 1/2 गुने आधार कितना है बाबू, देखो तो इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, x है, क्या है, x है, या फिर आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, तो इसको हमने मान लिया x। तो 1/2 गुने x गुने ऊंचाई कितना है इसका, h है, बराबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ मत करो, यहाँ पे आ गया ना 1/2 hx बराबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। अब कुछ मत करो, इसको क्या करो कि समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लो, बस इतना करो। और आगे देखो, अब हमें दूसरे त्रिभुज की बात करनी है, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस वाले का पूछ रहा है ना। अब देखो ध्यान से, इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा, देखो यहाँ पे, यहीं पे ना हाइट खींचोगे, है ना। और देखो पहले तो ये समझ लो कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखा के बीच में बना है, एक ही समांतर रेखा के बीच में बना है। इसका मतलब है कि दोनों का हाइट बराबर होगा, क्योंकि एक समांतर रेखा के बीच में कहीं पर भी ऊंचाई खींचोगे तो वो क्या होगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में ऊंचाई क्या होती है, दूरी जो है वो समान होती है। तो इस दोनों त्रिभुज का ऊंचाई बराबर आएगा, ये h है तो ये भी h हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज, अब लिखो एरिया, लिखो एरिया त्रिभुज किसका पूछ रहा है, ABP का, APB का, है ना। APB का क्या हो जाएगा बाबू, कैसे निकालेगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो देखो तो त्रिभुज यही ना है APB, इसका आधार कितना है बताओ तो, आधार इसका भी x है, तो x लिख दिए, और ऊंचाई कितना होगा, इसका भी h होगा, कितना लिख दिए, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब सॉरी, पहले तो ये देख लो कि ABP बराबर इतना आया, 1/2 गुने x गुने h, मतलब कि ये बराबर आया कितने, 1/2 hx के बराबर आया। देखो तो, अब देखो तो समीकरण 1 में 1/2 गुने hx का मान कितना आया है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है कि नहीं आया, देखो तो 1/2 इंटू hx का मान तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए बराबर लिखेंगे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कैसे, तो लिखेंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से, है ना। ध्यान से समझो, है ना, फिर से समझ लो। देखो इस वाले त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, है ना, इस वाले त्रिभुज का आधार x है, और जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका भी आधार x है ना। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है, माने कि एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर कितना भी त्रिभुज बना है तो सबका ऊंचाई बराबर होगा। तो इसका भी ऊंचाई h मान लिए, इसका भी ऊंचाई h मान लिए, है ना। पहले वाले का क्षेत्रफल निकालिए तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 hx आया, तो 1/2 hx ही बराबर है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर के, है ना। तो ये हमने उसका भी वैल्यू लिख दिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर में, यहाँ है सी में है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये सवाल भी बन गया, और निश्चित रूप से समझ ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तब उनके क्षेत्रफल क्या होंगे,
समान होंगे असमान होंगे उनमें कोई संबंध नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तब उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगला सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो समझना ध्यान से, ये भी आसान सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना बाबू, है ना। और ये बराबर है किसके? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के, सवाल में ही, है ना। अब देखो 1/2 गुने आधार की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई, शीर्ष लंब को ही क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। शीर्ष लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। वो नहीं दिया है, पता लगाना है तो लिख लो x बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर है गुने x बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। x इधर रह गया, 6 उधर गया तो भाग में चला गया क्योंकि इधर गुना में था, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 6 सेंटीमीटर, ये कट के कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो सही आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। कहाँ है? ऑप्शन सी में है। तो ये सभी आसान सवाल है, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है और कुछ बेसिक बातें याद हैं तो सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AC विकर्ण है। यदि एरिया ABC त्रिभुज का एरिया ABC 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ABCD बराबर होगा किसके? ठीक है, तो चित्र देखना पड़ेगा। चलो चित्र की तरफ बढ़ते हैं। बस याद रख लो कि ABC का एरिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। हाँ, ABC का एरिया था 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस वाले का एरिया था 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है। अब इसमें कुछ लिखा पढ़ी करना ही नहीं, एकदम देख के सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है, मैंने ABC इस छोटे वाले का एरिया दिया हुआ है ना। और पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है इस पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया, है ना। माने कि पूछ रहा है इसका एरिया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस पूरे का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने बताया था ना कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो दो त्रिभुज बन रहे समांतर चतुर्भुज में और दोनों का क्षेत्रफल क्या है? 125 125 के बराबर है। इसका मतलब है कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 125 और 125 को जोड़ दो, कितना हो जाता है? 250 हो जाता है। तो सही आंसर होगा इसका बी, क्योंकि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और एक का 125 है तो दूसरे का भी 125 होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में। एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि एरिया COD त्रिभुज का दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर, देखो COD त्रिभुज यहाँ पर है और इसका दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ABCD किसके बराबर है? तो अब एरिया पूछ रहा है इस पूरे का। ठीक है, तो इसमें भी कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी है ना, सीधा सीधा आप दिमाग लगाइए कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है और दो विकर्ण उसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि ये 125 है तो ये भी 125 है ना, ये भी 125 है ना, और ये भी 125 है ना। यानी कि 125 गुने 4, 125 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 125 चौके 500 होता है। देखो तो 500 है आंसर में, बी में है 500, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो 250 आंसर होना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव? तो देखो 125 ही बेचारा अकेले है तो इसके सामने वाला सर्वांगसम होगा इसके, तो ये भी हो गया 125 है ना। 125 125 250 हो गया ना। अब देखो ई वाला कहाँ गया? ये अकेला है, जब 250 हो गया, ये में लिखा है 250 है ना, तो ई वाला कहाँ गया? तो ये तो आंसर ही नहीं होगा, है ना। हमारा आंसर होगा 500। अगला सवाल देखो, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है ना,
तो एक त्रिभुज बनाना है हम लोगों को सबसे पहले, तो ABC चलो बना लेते हैं। त्रिभुज ABC यहाँ पर बना लिया है ना, त्रिभुज ABC है ना। और अब कह रहा है कि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु, बिल्कुल मध्य बिंदु है यहाँ पर D, ठीक है। और अब है कि ABD का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ABD देखो कहाँ पे, इस यहाँ पे है ना। तो इस ABD का यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। कितना है? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चा। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा, माने कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले त्रिभुज का, है ना। यही तो पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है और आ रहा है कहाँ से? शीर्ष से। कहाँ से आ रहा है? शीर्ष से, यानी कि सामने वाले कोण से आ रहा है ना, यानी सामने वाली भुजा से आ रहा है, सामने वाले बिंदु से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो AD क्या हो गया? AD इस त्रिभुज की माध्यिका हो गई। क्या हो गई? माध्यिका। क्या हो गई बच्चे? माध्यिका हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब याद करो प्रमेय को कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, ठीक है। या फिर किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है ना। अब चाहो तो तुम इसको गुना भाग करके प्रूफ भी कर सकते हो, है ना। जब हम लोगों ने प्रमेय प्रूफ किया था, सिद्ध किया था, तब हम लोगों ने ये देखा भी था। अभी देखिए, अभी बस आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो ये 63 है, तो ये भी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो 9वां का आंसर होगा A 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्योंकि AD क्या है? इसकी माध्यिका है ना। ये शीर्ष से आ रहा है और आधार के बिल्कुल बीच में है, मतलब आधार को समद्विभाजित कर रहा है। और यहाँ लिखा है कि BCD का मध्य बिंदु है, मतलब कि ये बिल्कुल ही बीच में आके मिल रहा है, इसको आधा आधा बांट रहा है ना। तो ये क्या हो गया? माध्यिका हो गई। और त्रिभुज की माध्यिका जो है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो इसका सही आंसर हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रश्न 9 के लिए एरिया निकालिए ABC का। ABC का, हाँ, ये पूरा का पूरा, इस पूरे का एरिया क्या होगा? 63 जोड़ 63, है ना। 63 जोड़ 63 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना होगा, 63 और 63 को जोड़ दीजिए। आधा का 63 है, आधा का 63 है, तो पूरा का 63 जोड़ 63 कितना हो गया? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ना, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल भी बन गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, यह कौन सा अभिगृहित है ना। तो ये भी याद करने वाला ही प्रश्न है। ये किस अभिगृहित में बताया गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी समान होते हैं? तो ये बताया गया है सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित में, है ना। किसमें? सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित में, है ना। तो जिस अभिगृहित में हमें बताया गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, वह अभिगृहित कहलाता है सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित। तो सही आंसर है इसका बी। याद कर लो, अभी सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित में ही यह बताया गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अगला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा तथा संगत शीर्ष लंब के क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? ऊंचाई गुने आधार, ऊंचाई गुने आधार, मतलब कि आधार को लिख दिया एक भुजा और ऊंचाई को लिख दिया संगत शीर्ष लंब, है ना। तो इस दोनों का क्या होता है बोलो तो? जोड़ होता है क्या? जोड़ तो होता नहीं है, घटाव भी नहीं होता है, क्या होता है? गुणनफल होता है। देखो तो गुना हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा तथा संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। तो सही आंसर है इसका सी, है ना। और सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि हम लोग जब निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकालते हैं? आधार गुने ऊंचाई करते हैं, मतलब कि एक भुजा और दूसरा उसका संगत शीर्ष लंब हुआ, ऊंचाई को ही संगत शीर्ष लंब कहते हैं, है ना। दोनों में गुना हो रहा है तो गुणनफल वाला सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का क्या होता है? तो चलो अब देखते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने संगत शीर्ष लंब, माने कि उसी को हम लोग कहते हैं ऊंचाई, है ना। ऊंचाई
गुने समांतर भुजाओं का योग, माने जोड़ है ना, समांतर भुजाओं का योग है, यही होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, है ना। इसी को यहाँ पे एच लिख देते हैं लोग, ए और ए जोड़ बी लिख देते हैं ना, तो वो हम लोग चर में दिखा देते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये इसी को ना शीर्ष लंब कहते हैं। तो समांतर भुजाओं के योगफल और शीर्ष लंब के गुणनफल का क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके ऊंचाई और समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का कितना है, 1/2 है। कितना बाबू, 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। तो देखो यहाँ पे सी में लिखा हुआ है आधा, है ना। तो इसका मतलब है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। सही आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल का क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना, यही नहीं करना पड़ता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब क्या है, विकर्णों के गुणनफल का ये क्या होता है, 1/2 होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का 1/2 होता है। 1/2 का मतलब क्या है, आधा। क्या होता है बाबू, आधा होता है। तो सही आंसर होगा इसका ए, है ना। चलो अगला सवाल देखो, यदि दो बहुभुज प्रदेश R1 और R2 में R1 R2 का एक खंड है, तो ध्यान समझना, R1 क्या है, R2 का एक खंड है। माने कि अगर कोई हम लोग बहुभुज बनाए इस तरह से, देखो ये वाला बहुभुज बना, है ना, तो ये पूरा जो है इस पूरे का क्षेत्रफल है R2। क्या है, R2, और R1 इसका कोई अंग है, इसका कोई भाग है, एक खंड है, मतलब कि ई हो गया R1। ठीक है, तो R1 क्या है, R1 जो क्षेत्रफल है वो हमेशा R2 से छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा R2 से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि R1 R2 का एक खंड है, एक अंग है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है ना। तो मान लो कि R2 एक मकान है, R2 एक मकान है और R1 उसका कोई कमरा है, माने रूम है ना। तो कमरा क्या होता है, मकान से हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए R1 क्या होगा, R2 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो चलो अब आंसर देखते हैं, R1 R2 से छोटा है। अब इसी को आंसर में खोजना है कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। चलो देखते हैं, चलो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, आंसर हमारा सी है और सी में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल R1 छोटा है क्षेत्रफल R2 से। तो यही हो गया हमारा सही आंसर। बराबर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बराबर, क्योंकि R2 जो है वो एक बड़ा बहुपद है और R1 एक छोटा बहुपद है, उसी का एक हिस्सा है। और R1 को बड़ा लिख दिया तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का हिस्सा, उसका एक अंग, उसका एक पार्ट क्या होता है, उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो सही आंसर हो गया सी, R1 छोटा है R2 से। देखो अब यहाँ पे इसका मतलब समझ लो, जिधर मुंह खोला है वो बड़ा है, जिधर मुंह खोल दिया वो बड़ा हो गया, जिधर मुंह नहीं खोला है वो छोटा है। तो मुंह किसकी तरफ खोला है, देखो तो R2 की तरफ खोला है, तो R2 बड़ा है। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा एवं संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का क्या होता है। चलो तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बाबू, बोल दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना बच्चा, है ना। इसी ऊंचाई को क्या कहते हैं, संगत शीर्ष लंब कहते हैं। तो किसी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का मतलब क्या है, आधा। क्या बाबू, आधा है। 1/2 का मतलब आधा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा एवं संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। सही आंसर होगा इसका ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो सर्वांगसन त्रिभुजों में बांटता है। तो सर्वांगसन देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना।
अगला सवाल है समकोण त्रिभुजों में बांटता है, ऐसा नहीं है, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है सी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, और वो सर्वांगसम भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सर्वांगसम ही हो। तो इसका सही आंसर है सी। हमारा सही आंसर ए भी हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार त्रिभुज की माध्यिका उसको सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटे ही। चलिए अगला सवाल है ABCD चतुर्भुज एक विकर्ण कहा गया, चतुर्भुज ABCD एक विकर्ण AC चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो ABCD इनमें से क्या है, तो क्या क्या हो सकता है ये बताना है, ठीक है। तो देखो एक चतुर्भुज बना लो, यहाँ पे हमने बना लिया एक चतुर्भुज, है ना, और क्या कह रहा है कि AC इसका विकर्ण है, ABCD विकर्ण है ना, तो दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो ABCD में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रमेय पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। तो जितना भी समांतर चतुर्भुज होगा ये वो सब हो सकता है, समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रमेय कहता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। तो देखो समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज होता ही है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। और एक विषम कोण सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, उसके भी आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, है ना। सम चतुर्भुज लिखा हुआ है, मैंने चारों भुजा बराबर होता है, तो आमने सामने का तो बराबर होबे करेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, A, B और C तीनों हो गया। तो हम लोग किसको चुनेंगे, D को चुनेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से सभी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, किसी त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु एवं कोई एक शीर्ष से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। चलो यहाँ पर हमने बना लिया त्रिभुज ABC, है ना, ये बन गया आपका ABC, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले देख लो कि मान लें कि इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, और इसका ये वाला जो साइड है, भुजा है, इसको मान लिया हमने x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या कर रहा है, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाइए, यहाँ पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे मध्य बिंदु है और यहाँ पे मध्य बिंदु है, इस तीनों को हमने मिला दिया ऐसे, है ना। और किसी एक शीर्ष को, है ना, माने इस तीन मध्य बिंदुओं के अलावा कोई एक शीर्ष मिलाने से समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और उस समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाला समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो ये तीन मध्य बिंदु है, और ये वाला क्या हो गया, इसका एक अलग जो शीर्ष कर रहा है वो वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है, x है, और ऊंचाई क्या है, h है, तो ये क्या हो गया 1/2 hx हो गया। ये हो गया किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल लिया हमने 1/2 hx, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमें इस पैरेललोग्राम का ये निकालना है, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है बाबू। अब ध्यान से समझना, है ना। अब मैं कहूँगा कि आधार और ऊंचाई खोज के बताओ, तो खोज के बताओगे, बताना पड़ेगा, कैसे नहीं बताओगे। देखो ये क्या है, इस वाले का मध्य बिंदु है, ये जो है इस वाले भुजा का मध्य बिंदु है। ये पूरा हमने अगर x माना है तो ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ तक माने समांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये दोनों, इस दोनों भुजाओं की मध्य बिंदु है, माने कि पूरे त्रिभुज का ऊंचाई है h, तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई क्या होगा, h/2 होगा, क्या होगा, h/2 होगा, ठीक है। अब इसको निकालो, क्या हो गया, xh/4, xh/4। अब बताओ इसको 1/2 गुने 1/2 गुने hx/2 hx, सॉरी देखो यहाँ पे
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है 1/2 गुने एच एक्स। ठीक है, अब देखो पहले तो क्या करो 1/2 गुने एच एक्स बाहर निकालो, 1/2 गुने एच एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो बाहर में क्या बच गया 1/2 बच गया, है ना। माने कि इसी को यहाँ पे लिख दो एच एक्स बटे 4, यही लिखोगे ना। और इसी को इस तरह से लिख सकते हो 1/2 इंटू एच एक्स बटा में 1/2, है ना। अब देखो ये वाला किसके बराबर है बताओ तो, 1/2 एच एक्स क्या आया है 1/2 एच एस यानी 1/2 एच एक्स किसके बराबर आया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आया है। यानी यहाँ पे इसके जगह पे लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 होगा, मतलब कि आधा होगा, मतलब कि क्या होगा बाबू, आधा होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, देखो सही आंसर में कहीं पे लिखा है क्या, आधा लिखा है, कहाँ लिखा है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का आधा। ठीक है, तो देखो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा। कैसे होगा ये भी मैंने बताया, पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज का, फिर निकाल लीजिए इसका समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का आधार हो जाएगा x/2 और ऊंचाई हो जाएगा h/2, है ना, क्योंकि ये दोनों भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। अगला सवाल आसान सवाल है, देखिए कि दो समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के मध्य है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलो कुछ इसमें लिखा पढ़ी नहीं करना है, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रमेय का सवाल है। हम लोगों ने प्रमेय क्या पढ़ा था कि समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल कितना होता है, दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है बाबू, बराबर होता है। और जब बराबर होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताओ, दो बराबर नंबर है, बराबर संख्या है और उसका अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो अनुपात आएगा 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है तो कट के 1:1 हो जाना है। ठीक है, तो दो समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:1। अगला सवाल है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के आसन्न कोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज है एक विषम कोण चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर एक आयत है जिसका क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले करो कि एक आयत बना लो यहाँ पे, है ना, एक आयत हमने बना लिया ऐसे, है ना, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाना है, यानी कि मध्य बिंदु यहाँ है और यहाँ है ना, इसके मध्य बिंदुओं को हमने मिला लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको याद भी रखना है, ये आपको एक उपप्रमेय के रूप में पढ़ाया भी गया है कि किसी भी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, एक सम चतुर्भुज बनता है, एक विषम सम चतुर्भुज बनता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है फिर भी हम लोग अभी इसको देख लेंगे, प्रूफ करके देख लेंगे। देखिए कैसे है, तो देखिए ये क्या मध्य बिंदु है ना, ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा 4 होगा, और ये वाली भुजा कितनी है 6 है, और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये कितना होगा 3 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, आयत का हर एक कोण किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग, कर्ण निकालते हैं रूट के अंदर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, है ना, ये निकालते हैं। p कितना है 3 का स्क्वायर जोड़ b है 4 का स्क्वायर, है ना, तो कितना हुआ 9 जोड़ 16, अंदर में रूट के 25 आ गया, बाहर निकला तो कितना है 5 आया, तो ये 5 के बराबर आ गया। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझना। अब उसी तरह से इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में भी ये वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और ये वाला 3 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 6 है ना, और ये 90 डिग्री के बराबर है तो इसका माप निकालोगे तो वही सेम बात आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे 25 आएगा, रूट के अंदर है, बाहर निकालोगे 5 आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले त्रिभुज में भी वही बात हो जाएगी, ये 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, 90 डिग्री तक कर्ण निकालोगे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है 90 डिग्री है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कर्ण निकालोगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि बीच में जो चतुर्भुज मिल रहा है उसकी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन उसका कोई भी कोण समकोण नहीं है, लेकिन कोई भी कोण जो है वो समकोण नहीं है। यानी कि वो क्या है, वो एक विषम कोण समचतुर्भुज है, विषम कोण समचतुर्भुज है। ठीक है, आयत नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसमें कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज पे हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले दिख गया, इतना तो स्पष्ट है, क्योंकि ये क्या है कि सारा जो इसका साइड है वो बराबर है और कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये है समचतुर्भुज। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो अब विकर्णों का गुणनफल बताओ, विकर्ण क्या क्या है देख के बताओ। तो अब इतना सिर्फ इसलिए किए थे ना कि सारा साइड हम लोग सेम प्रूफ कर दे कि सारा साइड बराबर है ना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है बताओ तो? ये वाला विकर्ण कितना है? इसका लंबाई है 8 दिया हुआ है, 8 ही ना, इसके ही बराबर होगा ना। और आयत का जो लंबाई है वो दिया हुआ है, मैंने आयत का जो भुजा है वो दिया हुआ है, एगो 8 एगो 6, तो विकर्ण भी उसी के बराबर होगा। 8 गुने 6 काट दो, 4 से कट गया, 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 किस में देखो तो यहाँ 14 है, तो ये आंसर नहीं होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। और इसका ये किस तरह का होगा? तो विषम कोण समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलो ये दोनों बातें हम लोगों ने देख ली। अगला सवाल है, चित्र में दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। इस पैरेललोग्राम का मतलब कि समचतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को फार्मूला पता है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल दिख रहा है ना। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है बाबू? आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, गुना करके आंसर ले आओ। इससे आसान कुछ होगा क्या? आधार है 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, है ना। कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कहाँ पे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में एडी बीसी के समांतर है, तब वह क्षेत्रफल कौन होगा जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। 23 नंबर सवाल, फोटो देखना होगा, है ना, यहाँ पे, है ना, ये। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एडी पैरेलल है बीसी के, ये पैरेलल है इसके, है ना। तो पूछ रहा है कि सीओडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण उसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, और एक विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। सीओडी है यहाँ पे, है ना। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये किसके सर्वांग सम होगा? जाहिर सी बात है ये वाला इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, यानी कि ए ओ बी के सर्वांग सम होगा, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इसका, यही त्रिभुज है ए ओ बी जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। देखो कहाँ पे है ए ओ बी, या ए ओ बी या फिर बी ए ओ, कहाँ पे है? सी में है, ऑप्शन सी में, है ना। तो हो गया हमारा सही आंसर सी। मतलब कि सी ओ डी का क्षेत्रफल और बी ओ ए का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, BCD त्रिभुज BCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, है ना, ये दोनों समांतर है। और आगे कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल ABD क्या है बाबू? ABD यहाँ पर है। यदि क्षेत्रफल ABD 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ देखो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसका, और AB है 8 सेंटीमीटर। चलो AB दिया है 8 सेंटीमीटर, है ना। और तब त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या होगी? तो चलो ये सवाल भी बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझना, है ना। 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एक आधार दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल किसका दिया है? ABD का दिया है, ABD इसका दिया है
क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है इसका, इस वाले त्रिभुज का ABC का ऊंचाई पूछ रहा है ना, ABC की ऊंचाई। चलो तो कुछ नहीं करना है, बस याद करो कि मैंने प्रमेय क्या बताया था। मैंने प्रमेय बताया था कि एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखो तो ये एक ही समांतर रेखा है ना, ये और ये है ना, और आधार भी दोनों त्रिभुज का एक ही है। इसका मतलब है कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है, माने कि हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। ठीक है, माने कि ABC का क्षेत्रफल भी कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ना। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखो ये भी आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखो 1/2 गुने आधार, देखो यहाँ पे आधार कितना है AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आधार इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी है, तो 8 गुने ऊंचाई नहीं पता है तो मान लो H या फिर X मान लो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से कितनी बार में कटा, 4 बार में, 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 24/4 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर C में, तो यही हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं AB तथा CD में AB बराबर है A के और DC बराबर है B के और C, E तथा F क्रमशः DA एवं CB के मध्य बिंदु हैं, तो क्षेत्रफल ABFE और क्षेत्रफल EFCD का रेशियो मतलब कि अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक इसका विकर्ण खींचना पड़ेगा है ना। ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका विकर्ण खींचना पड़ेगा। चलो इसका विकर्ण खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, खींच लिया ना, इसका एक हम लोगों ने विकर्ण खींच लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है ना, ये बिंदु क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है ना। अब ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक A मान लिया हमने है ना। तो जिस त्रिभुज में देखने को कहूँ उसमें देख के बताना, ये वाला त्रिभुज देखो है ना, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में इसका इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बीच से गुजर रहा है, और इसका मध्य बिंदु ये वाला होगा। ठीक है, कंफर्म है, ये वाला है ना। तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे रेखा की माने तीसरे भुजा की कितनी होती है, आधी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक माने EF, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस नीचे वाले भुजा के आधा होगा, माने कि A/2 होगा। कितना होगा, A/2 होगा। क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मध्य बिंदुओं को मिला रहा है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होती है। तो ये वाला आ गया A/2। क्या आ गया बाबू, A/2। ठीक है, चलो यहाँ तक कंफर्म रहो। आगे चलो, अब हमें इसकी ज़रूरत है यहाँ से यहाँ तक है ना। तो वो देखो, अब देखो त्रिभुज इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में क्या है, फिर इस त्रिभुज में देखो ये दो भुजाएं हैं है ना, ये दो भुजा है, ये वाली और ये वाली दो भुजा है ना। ये और ये क्या है, इस दोनों की मध्य बिंदु है, इस वाले भुजा की ये मध्य बिंदु है और इस वाले भुजा की ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखो प्रमेय क्या है कि किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यही रेखा ना है जो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला रही है। तीसरे भुजा की, तीसरा भुजा कौन सा है, ये है। इस त्रिभुज में तीसरा भुजा कौन बच गया, ये बच गया जो कि B है, तो इसका क्या होगा, आधा होगा। तो ये होगा तुम्हारा B/2। क्या हो गया बाबू, B/2 हो गया। कंफर्म। तो यहाँ से यहाँ तक B/2, यहाँ से यहाँ तक A/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब EF किसके बराबर हो गया, EF हो गया बराबर B/2 जोड़ A/2 है ना। इसी को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, A जोड़ B/2 लिख सकते हो। कंफर्म है। ठीक है, अब बताओ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुने ऊंचाई गुने
समांतर भुजाओं का योग, क्या निकालते हैं, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पे दो समलंब चतुर्भुज है, ए बी एफ ई ये वाला, और एक दूसरा है ई एफ सी डी ये वाला, है ना। तो दोनों का हमें पता चल चुका है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि इसका ऊंचाई खींचे, क्योंकि ऊंचाई की भी जरूरत है, तो ये देखो ये हो जाएगा ऊंचाई इसका ऐसे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसका भी मध्य बिंदु है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग h मान ले, तो इस वाला यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यानी इस वाले समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कितना होगा, h/2 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। क्या बाबू, बिल्कुल मध्य बिंदु है, तो ई भी h/2 और ये भी h/2 होगा, ऊपर वाले का भी। ठीक है, माने कि दोनों का जो ऊंचाई होगा h/2 ही होगा। चलो, तो अब अनुपात पूछ रहा था, ऊपर लिखो क्षेत्रफल ABAF बटा में, अनुपात ऐसे निकालते हैं, क्षेत्रफल EFCD, है ना, बराबर। चलो, अब चलो बराबर करो, और पहले क्षेत्रफल निकालो ABFE का। ABFE का है बाबू, ABFE यहाँ पर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, h/2 है, ऊंचाई कितना लिखे हम लोग, h/2 माने हैं, है ना। और इसका योग किसका लिखना है, योग लिखना है हम लोगों को समांतर भुजा जो है उसका। समांतर भुजा कौन कौन सा है, EF है और AB है, इस दोनों का योग लिखना है, दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, EF क्या है बताओ तो, EF है, देखो यहाँ पे जोड़ के लिखे हैं ना हम लोग, A + B/2 EF है, और दूसरा क्या है, दूसरा भुजा है A, तो जोड़ A, ऐसे कर दिया। अब बटा है तो बटा दे दिया। ठीक है, ध्यान से समझो, समांतर भुजाओं का क्या लिखना था बाबू, योग लिखना था। तो ये वाला जो है EF, ये पहला समांतर भुजा है, और ये AB जो है दूसरा समांतर भुजा है। तो EF का लंबाई A + B/2 है, इस दोनों को जोड़ोगे तो, है ना, और ये वाला A है तो इसको भी जोड़ दिए। अब नीचे में देखो क्षेत्रफल EFCD कहाँ पे बाबू, EFCD यहाँ पर है, देख लो, है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल वैसे ही निकलेगा, क्योंकि ये भी समलंब चतुर्भुज है, 1/2 यानी माने कि 1/2 गुने ऊंचाई, तो इसका भी ऊंचाई h/2 है, h/2 हो गया, है ना। और इसका भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा, किसको, इसको और इसको जोड़ना होगा, है ना। माने कि समांतर भुजाओं का योग करते हैं हम लोग। तो देखो ये वाला तो उतना ही है, वह A + B/2 उतना ही रहेगा, A + B/2, है ना। ऊपर वाला जो समांतर भुजा वो क्या है, B है, तो जोड़ B कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, h/2 से h/2 कट गया, बच क्या गया, A + B/2 जोड़ A, अब बटा में बच गया A + B/2 जोड़ B, है ना। अब देखो इसको जब बटा पर का जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, A जोड़ B जोड़ 2A, अब बटा में 2। इसको जब बटा पर का जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, A जोड़ B जोड़ 2B, अब बटा में 2। देखो तो इस 2 से इस ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये जब भाग में जाएगा और गुना में बदलेगा तो 2 ऊपर जाएगा और 2 को काट देगा, है ना। अब क्या बच गया, अब बच गया देखो A जोड़ B जोड़ 2B, क्या हो गया, 3A जोड़ B हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया, A जोड़ B जोड़ 2B, तो 1 गो B 2 गो B, क्या गो B 3 गो B, तो A जोड़ 3B हो गया। तो रेशियो क्या आया, 3A जोड़ B अनुपात A जोड़ 3B। देखो तो किस ऑप्शन में, 3A जोड़ B अनुपात A जोड़ 3B कहाँ पे है, ऑप्शन B में है। किसमें बाबू, ऑप्शन B में है, तो यही हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन B। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, है ना, करना कुछ नहीं है, बस EF का लंबाई निकालो। कैसे निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होगा तो A/2, और यहाँ से यहाँ तक इसका होगा तो B/2, दोनों को जोड़ दिया तो A + B/2 आ गया। अब फार्मूला जो होता है उस पर रख दो और दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो, अब और उसका अनुपात निकाल दो, अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ABC तथा BDE दो समबाहु त्रिभुज है जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तब क्षेत्रफल BDE क्या होगा, ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा। सवाल ये पूछ रहा है कि ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा। ठीक है, तो चलो पहले फोटो बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बनाते हैं जो कि समबाहु है ना। तो चलो एक त्रिभुज बना लिया हमने ABC जो कि समबाहु है। समबाहु का मतलब है कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको मान लो कि A है, क्या है, A है ना। ये A है तो ये भी A है और ये पूरा भी A है, और ABC है, ये ABC है। ठीक है, अब कह रहा है DBC का मध्य बिंदु है, यानी इसका मध्य बिंदु है ये D, है ना। अब कह रहा है BDE भी एक त्रिभुज है, तो BDE त्रिभुज यहाँ पे बना, और ये भी समबाहु है। ये भी क्या है बाबू,
समबाहु है। तो अब ध्यान से देखो, इसकी एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं ए है, तो नीचे वाला भुजा भी ए है, और ये डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, माने डी बी जो है ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, माने एक आधा हो जाएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, ये मध्य बिंदु है, तो इधर वाला ये क्या हो गया, a/2 हो गया। अब नीचे वाला त्रिभुज जो है ये भी समबाहु है, तो एगो भुजा अगर a/2 हो गया तो दूसरा भुजा भी a/2 और तीसरा भुजा भी a/2 हो गया। कन्फर्म है। ठीक है, अब चलिए अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं कि भाई ABC के क्षेत्रफल का कितना है BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, बताओ क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पर, A है, तो A का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, √3/4 A², यही आया। ठीक है, क्योंकि साइड हमने माना है A। चलो अब हम लोग को निकालना है एरिया BDE का, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, साइड कितना है, a/2 है, और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब हो गया √3/4 गुने a²/4। अब ध्यान से समझो इस बात को, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3/4 a² और गुने 1/4 लिख सकते हैं। ये वाला जो नीचे 4 था इसको बाहर निकाले। क्यों निकालिए बाहर, क्योंकि इससे कंपेयर करना था। इससे क्या करना था, कंपेयर करना था। देखो तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या है, 1/4 है। क्या है बाबू, 1/4 है। या फिर सिंपल सा तरीका है कि इस दोनों का अनुपात निकाल लो, यानी कि बटा में लिख के काट दो या फिर भाग दे दो, तो भी क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल माने ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो देखो तो 1/4 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन C में लिखा हुआ है। तो यही हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, देख लो ध्यान से, है ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। इस सब का अगर A है तो A को भुजा A2 हो गया इस छोटे वाले का, और जब A को A2 हो गया तो सब A2 हो जाएगा, काहे कि समबाहु त्रिभुज है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालो और फिर कंपेयर कर लो कि क्या है भाई, है ना। अपने हिसाब से भी अलग तरीके से भी बना सकते हो, ये सबसे आसान तरीका था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या कह रहा है चित्र में। चित्र में कह रहा है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया PDC, एरिया PDC इस वाले त्रिभुज के ना। तो देखते हैं फिर आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि B ऑप्शन में, है ना। तो देखो PDC के तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमने इसे पहले ही बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर एक समांतर रेखा और एक त्रिभुज बनता है। ये भी प्रमेय है, याद कर लो, है ना। एक ही समांतर रेखा के बीच अगर एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है और एक त्रिभुज बनता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। देखो लिख लो यहाँ पे, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। कितना गुना, 2 गुना। ठीक है, ध्यान से समझ लो, है ना। कब, जब ये समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि PDC का जो क्षेत्रफल है उसका 2 गुना होगा ABCD का क्षेत्रफल। माने कि कुछ इस तरह से होगा, ABCD का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल, है ना। PDC का क्षेत्रफल, ध्यान से अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 2 PDC होगा ना, 2 गुना है,
तो 2 इंटू एरिया त्रिभुज PDC, क्योंकि ये परमेय ही होता है कि अगर एक ही समान समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज है तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। याद कर लो, है ना। और ये लिखा हुआ कहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर। तो ये प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सिद्ध भी किया होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चित्र में ABCD तथा BCEF दो समांतर चतुर्भुज हैं तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। चलो, तो ABCD और BCEF दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये बस याद रखना है। और फिर क्या देखना है, चित्र देखना है। तो चलो चित्र खोजते हैं, भाई कहाँ है चित्र। तो देखो ये है तुम्हारा चित्र। ठीक है, तो पढ़ा क्या है हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच, है ना, माने कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित दो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है, उनका एरिया समान होता है। ठीक है, तो इसमें दो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कौन कौन सा। तो देखो एक तो ये वाला बन रहा है ना, और दूसरा कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं ना, यानी कि इसी दोनों का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। एक एक करके ऑप्शन देखो, एरिया ABCE ये समांतर चतुर्भुज है क्या, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन होबे नहीं करेगा। BCEF देखो, BCEF कहाँ है, BCEF ये समांतर चतुर्भुज है। ABC फिर दोबारा आ गया ABC, ये समांतर चतुर्भुज है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अगला सवाल है, एरिया ABCD, तो देखो ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखो तीसरे ऑप्शन में क्या है, एरिया ABCD, तो ABCD कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा FECB होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे FECB लिखा होना चाहिए कि दूसरा समांतर चतुर्भुज यही है। तो FECB कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है और एक ही आधार पे स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल सही बराबर होगा, इसका सही आंसर होगा C। ठीक, देखो अगला सवाल देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD बना लो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे, है ना, ABC और D, है ना। ABCD में AL लंब है BC पर, तो AL BC पर एक लंब बन गया, लंब बने कि 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना। अब कह रहा है कि एरिया ABCD ये दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है ना, जो कि दिया है 36 के बराबर है। ठीक है, आधार कितना है बाबू, देखो AD दिया है 9, माने ई वाला दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ई 9 है तो ई भी 9 हो गया, है ना। तो आधार हो गया 9 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखो तो यही ना है जो लंब है AL, तो AL हो गया। लंब भी क्या होता है, ऊंचाई होता है, तो AL निकालना है तो क्या होगा, 9 उधर जाएगा तो 36/9 हो जाएगा, 9 4 बार में कट जाएगा, 9 से कितना है 4 सेंटीमीटर है। देखो तो आंसर में 4 सेंटीमीटर है क्या, यहाँ पे, तो यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये भी बहुत आसान सवाल है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, है ना, विकर्णों का गुणनफल यही होता है ना। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 1/2 गुने, एक विकर्ण है 10, दूसरा विकर्ण नहीं पता है, x मान लिए, कितना हो गया 80। अब इससे यहाँ से x का मान निकालो, बन जाएगा सवाल, देखो 2 से ही कट गया 5 बार में। ठीक है, तो x बराबर इधर 5 से गुना हुआ, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 5 से भाग दे दो, कितना बार में कट गया, 16 बार में कट गया, 16 × 5 = 80, तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से, है ना, तो इसका सही आंसर हो गया C, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का हल आप लोगों ने देख लिया है। और अब हम लोग फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।